नमस्ते फिर एक बार। पिछले सेशन में हमने 11वां अध्याय पूरा करा था, 11वां अधिकरण। नहीं एक्चुअली कौन सा, हाँ 11वां पूरा कर, नहीं 10वां पूरा करा था। आज हम एकादश 11th वाले से शुरू करेंगे, पेज नंबर 598 पर। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं, इसके विषय में उन्होंने पहले बात करी है, पर अभी तक कैसे था कि आप जो आपके मित्र राजा हैं, शत्रु राजा हैं, उनके साथ कैसे डील करो, ये सब बताया था। जो जीतना चाहता है, जो जिगीविषु राजा है, उसके लिए। इसमें अब जो है वो संघ के साथ आप कैसे डील करो, इस पर है। अब संघ का अर्थ क्या? संघ इज मोर लाइक अ कॉन्फेडरेट। जैसे उसमें भले ही एक मुख्य तो राजा होगा, या उनको कोई कोई लोग राजा कहते हैं, कोई कोई लोग राजा नहीं कहते, बट बेसिकली ग्रुप ऑफ फैमिलीज, एक ग्रुप एक होता है, वो एकत्रित आकर शासन करता है। उनमें भी एक जन नॉमिनेट होता है जो हेड होगा, ठीक है, पर वही जन्म से, मतलब लिनिएज से राजा का बेटा राजा ऐसे नहीं, उनमें भी वो घूमता रहेगा। जब डिसीजन लेते हो तभी भी इतने लोगों को साथ लेके लेना है, वगैरह वगैरह। तो इट इज लाइक अ संघ, गाइड भी जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो जब हमने देखा है कि चाणक्य के समय, जो सीरियल में भी आता था, तो बहुत सारे जो ऐसे जनपद थे, जो राज्य थे, वो संघ वाले होते थे। इवन महाभारत टाइम में जो यादवों का के जितने भी राज्य थे, वो अधिकतर कॉन्फेडरेट थे, वो संघ वाले थे। ऑफकोर्स उसमें एक राजा होता था, ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे इवन द्वारका में उग्रसेन राजा थे, ऐसा नहीं है कि राजा नहीं था, पर राजा केवल ही राजा सारे निर्णय ले रहे, ऐसा नहीं होता। राजा भी चेंज होते रहते हैं, जो हेड्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, और सब एकत्रित आके कंसेंसस होता है डिसीजन मेकिंग का वगैरह। सो दीज आर संघ। और संघ के एक खासियत ये है, टिपिकली दिस कैन वेरी वाइडली फ्रॉम जनपद टू जनपद, बट बाय एंड लार्ज वो लोग एक प्रोफेशन के या एक जाति के, यही लोग एकत्रित आते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उनमें यूनिफॉर्मिटी भी होती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोफेशंस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स वगैरह वगैरह। राजा के राज्य में तो कैसा है, प्रत्येक जाति वर्ण के सारे ही लोग होते हैं। कॉन्फेडरेट्स में भी आई एम श्योर बाकी लोग होते ही होते हैं, बट अधिकतर वो सेम, जैसे यादवों का था, जो द्वारका है वो अधिकतर यादवों का था। जब मथुरा में थी तभी भी अधिक यादव उसमें रहते थे, मतलब ऐसा नहीं बाकी लोग नहीं होते थे, पर अधिकतर ये था कि देयर इज अ लॉट ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद इन द संघ। अब चाणक्य कह रहे हैं कि एक जो राजा है, एक जो जिगीविषु राजा है, उसको उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, पेज नंबर 598। संघ लाभो दंड मित्र लाभानाम उत्तमम। वो कहते हैं कि संघ का लाभ इन द सेंस कि अगर कोई कॉन्फेडरेट आपके लॉयल हो, अगर वो आपका सॉवरेनिटी का स्वीकार करता है, वो आपको मित्र के रूप में या आपके सामंत के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वो दंड मित्र लाभ, हर प्रकार जो मित्र का लाभ या सेना का लाभ जो है, उसमें सबसे उत्तम वो लाभ है जो आपको संघ का लाभ हो। क्यों वो कहते हैं ऐसा? संघा ही सहत्वात अदृश्याः परेशान। क्योंकि संघ के लोग, एक तो इसमें जॉइंट डिसीजन मेकिंग जैसा है, यूनिफॉर्मिटी बहुत है, ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, रहना करना एक जैसा है, जनरली प्रोफेशंस एक जैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे। इसीलिए उनको तोड़ना इतना अधिक सुलभ नहीं है, सुगम नहीं है उनको तोड़ना। ऑफकोर्स वो आगे बताते हैं कि कैसे उनको भी तोड़ो, बट बाय एंड लार्ज संघ वाले एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जैसे जब इवन आप बहुत सारे जो 1600 1700 में जो मिशनरीज आए भारत, है ना, तो उन्होंने, उनके कितने सारों के ये ऑब्जर्वेशंस है कि भारतीयों को जो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इतनी सुलभता से, उसका एक बड़ा कारण जाति है। और जाति मतलब ब्राह्मणों को नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हायर क्लास, हायर कास्ट जो हम कहते हैं उनको नहीं कर पा रहे, नहीं। जाति, वो जो जाति के आपके संघ है, वो इतने क्लोजली निट होते थे, इतनी ज्यादा डिपेंडेबिलिटी एक दूसरे पर होती थी। जो हम सिक्योरिटी नेट बोलते हैं ना,
जो सोशल सिक्योरिटी नेट है वो जातियों से आती थी, बेसिकली जातियों से या संघों से, देयर कुड बी मल्टीपल जातिज व्हिच मेक अ संघ एज वेल, ठीक है, बट आपका प्रोफेशन एक जैसा हो, ये भी हो सकता है, तो उसके कारण वो सोशल सिक्योरिटी नेट उनसे आता था, तो ब्रेकिंग आउट ऑफ इट वाज नॉट एट ऑल एनकरेज्ड। अगर आप ब्रेकआउट हो भी जाते हो तो आप पूरा जो सोशल सिक्योरिटी है उसको दांव पे लगा देते हो, और बहुत लोगों को ये ऑब्वियसली नहीं करना होगा, उसमें कौन सा स्टेटस है जाति का वो भी मायने नहीं रखता था, इट इज द ग्रुप दैट मैटर्स, राइट। तो उसी प्रकार इसको ये वही कह रहे हैं कि जो संघ और उसमें भी एक साथ वो लोग, हाँ एक्चुअली उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस ये भी था ना कि जाति इज लाइक मोर प्रोफेशंस के वजह से, राइट, और करेक्ट फिर प्रोफेशन में वो लोग उनके साथ डील नहीं करेंगे तो उनकी आजीविका ही चली जाएगी। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली, आजीविका चली जाएगी, साथ में जो एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम जो मिलता था कि भाई रॉ मटेरियल में मदद कर दिया, ये जो भी होता था कि सेल्स में मदद कर दिया, ये भी वो सारा भी चला जाएगा, और किसी का लॉस हो रहा है तो वो जो आपका संघ है वो आपको संभाल भी लेगा उस टाइम पे, वो सारा चला जाएगा, बट यूर राइट इट वाज लार्जली प्रोफेशनली ड्रिवन, इसलिए ये होता था। प्लस देयर वाज डिविजन ऑफ पावर, है ना, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि एक जन ही ये करेगा, लोग एकत्रित आके, not exactly a democracy, not exactly a democracy, but sort of going there. राजा और डेमोक्रेसी के बीच का जो कुछ सिस्टम है where there is a lot more uniformity, उसके जैसा है, तो वो कह रहे हैं कि संघ का अदृश्य किसी के लिए इसको तोड़ना बहुत कठिन है। अच्छा, अब जब ऐसी परिस्थिति हो ना तो डेमोक्रेसी को पूर्ण तरीके से तोड़ नहीं सकते हो, बट अंदर झगड़ा कराना तो बहुत, वो भी सिंपल है अगर कोई ध्यान से वो जो डायनामिक्स है उनको यूज करे, एक्सप्लॉइट करे, तो वो भी हम आगे देखेंगे, बट बेसिकली इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर संघ आपके साथ कोई हो, ठीक है, आज भी हम देखें तो देयर आर दीज वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, सर्टेन ग्रुप्स वोट एज अ ग्रुप, एज अ संघ, है ना, आपको मालूम है कि आपने इनके लिए इतना कर दिया तो पूरे का झुंड आपके लिए ही वोट करेगा, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उन अलग अलग संघों को, यूनिट्स को खुश रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यू नो दैट यू हैव अ लॉयल बेस। एक बार एक संघ के किसी मुखिया ने डिसाइड कर लिया, मुखिया कमेटी ने डिसाइड कर लिया, तो सब लोग करेंगे, ये वही हो रहा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके साथ कोई मित्र और सब में हो, और उसके बजाय अगर संघ की लॉयल्टी हो तो आपके लिए फायदा ही फायदा है, इट इज उत्तम लाभ। अब उनको कैसे संभाल के रखो, तान अनुगुणान भुंजित सामदामाभ्याम विगुणान भेद दंडाभ्याम, कि अगर उसमें कोई आपके साथ अगर आपके फेवर में है, वो आपसे अच्छा रिलेशन रख रहे हैं, ऐसी स्थिति है तो साम दाम का प्रयोग आप करो, और अगर ऐसा है कि आपके विरुद्ध में है तब क्या करो, उसको तोड़ने का प्रयत्न करते रहो, दंड भेद इसका उपयोग आप करते रहो। एंड देन वो आगे कहते हैं कि वो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि कौन कौन चाणक्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन से राज्य जो थे वो इस प्रकार संघ जैसे थे। तो इंटरेस्टिंगली ही सेज काम्बोज सुराष्ट्र क्षत्रिय श्रेण्यादेव, काम्बोज है, सुराष्ट्र है, कुछ कुछ क्षत्रिय एज अ नेम भी है ऐसे, तो कोई कोई जो राज्य थे वो क्षत्रियों के राज्य थे जो ऐसे कॉन्फेडरेट थे। श्रेणी मतलब वैश्यों के जो ट्रेडर्स थे उनके कुछ संघ हो गए, उनका उन्होंने नाम लिया है। वार्ता शस्त्र उपजीविनो, जिनका काम होता था या तो ट्रेड या तो शस्त्र से रिलेटेड, शस्त्रों का ट्रेड भी हो सकता है, शस्त्र बनाकर युद्ध में जाना वगैरह वगैरह भी हो सकता है। फिर वो कहते हैं लिच्छवी का व्रज, और कौन सा कि 3-4 नाम और वो कह रहे हैं, पांचाल आदय हो, वो पांचाल, कुरु पांचाल आदय हो का भी नाम कह रहे हैं कि उस टाइम तक कुरु पांचाल जो थे वो भी शायद संघ जैसे ज्यादा हो गए थे। और लिच्छी का मतलब जो जिसमें बुद्ध का जन्म जहां हुआ था, बुद्ध का जो ये था वो भी लिच्छी का था। तो बेसिकली ये कुछ कुछ जो उन्होंने नाम बताए हैं वो उस समय इस प्रकार के कॉन्फेडरेट्स, संघ के तौर पर होते थे, जिसमें ये जो लिच्छिका कुरु पांचाल वगैरह वगैरह, उसमें वो कह रहे हैं कि राज शब्द उपजीवना, उसमें वो लोग किसी को नॉमिनल राजा तो फिर भी होता था, डिसीजन मेकिंग वगैरह वो स्टिल वेरी इंक्लूसिव, पर फिर भी कोई एक राजा तो फिर भी होता था उन जगहों पर।
राजा होगा, जैसे हम जानते हैं बुद्ध भी जो थे वो राज परिवार से थे, तो वो तो होगा, बट डिसीजन मेकिंग वाज स्टिल इन द कॉन्फेडरेट वे। और वो जो संघ का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो उनका ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल एकजुटता, वो सब तो होता ही था। सो दोज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वर स्टिल देयर, ऑल्दो एक राजा उसमें होता था। फिर वो कह रहे हैं कि जिसमें अब साम दाम से जो मान रहे हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, है ना, वो तो उसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। टेक्निक्स आपको कहाँ चाहिए, जहां पर साम दाम नहीं चलता। तो दंड मतलब तो युद्ध, तो युद्ध तो आप अवॉइड करोगे, वो तो हमने देखा है कि युद्ध इज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो आपको भेद उपयोग करना है, तो भेद का उपयोग कैसे करोगे, जो अभी तक हमने देखा है उसी प्रकार से। पर वो कुछ कुछ कहते हैं कि असौ त्वा विजल्पति थी। बेसिकली उनके जो मुखिया लोग हैं ना, उनके बीच आप लड़ाई लगाओ। कैसे लड़ाई लगाओ, इसको कहो वो आपके बारे में ये कह रहा है, उसको कहो वो आपके बारे में वो कह रहा है, ऐसे करके एक दूसरे के मन में यू सो द सीड्स ऑफ डाउट। तो ऐसे करके करो। दूसरा क्या, बहुत इंटरेस्टिंग बात वो कह रहा है, कह रहे वृद्धा वृद्ध रोपाणाम विद्या शिल्पद्यो। वृद्ध रोपाणाम विद्या, बेसिकली वो कह रहे हैं कि आचार्य के रूप में इनफिल्ट्रेट देम, जहां पे उनके बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई होनी है ना, तो आचार्य के रूप में उनको इनफिल्ट्रेट करो, एंड फिर ट्राई टू सो द सीड्स ऑफ डिसेंशन। नाउ दिस इज सो इंटरेस्टिंग। आज भी देखो लेफ्ट कैसे काम करता है, इट टेक्स ओवर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर दिया, फिर क्या होता है, फिर वो इनफैक्ट कह रहे हैं कि कैसे करो, कि कुछ कुमार जो कम खर्चे में ये ध्यान व्यान रख के रहते हैं, बेसिकली कुमार कान विशिष्टा छंदिक्या हीन छंदिक्यान छंदिकान उत्साह ये, कि कुछ कुमार है वो बहुत लग्जरी में रह रहे हैं, कुछ कुमार है वो कम लग्जरी में रह रहे हैं, तो उनको एक दूसरे के विरुद्ध आप लड़ाई करवाओ। हाँ दे, हाँ जय। So another thing I can relate with is ये ब्रिटिशर्स ने भी स्मार्टली क्या किया कि संस्कृत को रिप्लेस कर दिया सो दैट वो यूजफुल ना रहे, सो उनका एजुकेशन जो पहले था वो यूजलेस हो जाए एंड प्रोफेशनली भी काम में ना आए, एंड दे रिप्लेस द गुरुकुल्स, क्योंकि करेक्ट। गुरुकुल में अपना जो संस्कार अस्मिता ये सारा चीज चले जाएगा, तो उनके इन्वेंशंस उनकी रीति नीति इन सब से कोई इनको ये लगाव नहीं रहेगा, और पूरा वेस्टर्नाइज्ड फिर पूरा इनका लगाव शुरू हो गया। एंड दैट्स व्हाई इवन टुडे वी सी कि हालांकि वो चले गए लेकिन वी आर स्टिल वेरी वेरी लेफ्ट लीनिंग। दो आई विल स्टिल ऐड कि जब इफ यू रीड उस समय के डिबेट्स वगैरह और केयरफुली ना, तो शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सारा संस्कृत गुरुकुल ये सब रखा, ठीक है, देन दे रियलाइज दे नीड अ क्लास। उस समय सो मेनी ऑफ आवर पीपल, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ा था वगैरह, उन्होंने प्रपोज किया था कि प्लीज इंग्लिश एजुकेशन आप लेकर आओ, प्लीज आप हमको भी इंग्लिश सिखाओ, ताकि जो सरकारी नौकरियां वगैरह है वो हमें भी मिले, हमें भी जो आपका प्रोग्रेस हुआ है वो मिले। हम्म तो हम उसके पहले 700-800 साल की जो गुलामी जो मुगलों के टाइम से सब हम्म हुआ था, वी वर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, है ना, तो हम्म समवेयर वी हैड स्टैग्नेटेड एज अ सिविलाइजेशन। राइट हमारे आइडियाज बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स वगैरह हो गए थे। तो उस हम्म समय के जो हु थे, उनको लगा कि यार ये लोग एक्चुअली हमसे कितने ज्यादा अच्छे हैं, उनकी हम्म तहजीब देखो, उनका ये देखो, उनका वो देखो, कितने स्मार्ट है, यहाँ यहाँ इतने दूर आकर राज भी कर रहे हैं। हम्म प्लस वो तब तक वो रेनेसांस हो चुका था, तो फ्रेटर्निटी लिबर्टी वगैरह वगैरह का ये सारा हुआ था, ठीक है। तो वी वर लाइक हाँ यार ये तो जो तभी के थिंकर्स थे, ये कैसे है, हाउ डू यू एक्सेस इट, ओनली थ्रू इंग्लिश। हम्म तो हमने भी कहा था कि आप ये करो, तो इट वाज अ मिक्स्ड बैग, ठीक आई है। सी इट प्रॉब्ली way I see it now is that of course they pushed it because they wanted to create, वो जो कहते हैं ना, people in brown skin but with English हम्म taste, they राइट wanted to create that, ठीक है, definitely, so that it helps their administration, but the pull was also from our side,
इसीलिए जब ये इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स आने लगी, उन्होंने ऐसे नहीं किया कि बंद कर दिए थे वो, पर लोगों ने अच्छा। ही जाना बंद कर दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स फाइनेंसेस, वो सारे पैट्रोनेज से चलते थे, तो जब पैट्रोनेज बंद कर देते तो नुकसान तो होता ही है, बट हम्म। मोर एंड पीपल वांटेड टू सेंड देयर किड्स टू दी स्कूल्स। ठीक है, सो इट्स अ वेरी न्यूएंस्ड नैरेटिव ओवर देयर। आई सी। दोनों चीजें ने वर्क करी। इंटेंशनल खराब करना तो था ही था, नो हम्म। डाउट, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं था, पर दैट मैलिशियस इंटेंशन वर्क बिकॉज समाज में भी ऐसी कुछ चीजें थी जो जो तब के थिंकर्स थे, उनको लगता था नहीं नहीं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देयर एंड इंग्लिश इज द वे। हम्म। तो या जस्ट गिविंग सम कॉन्टेक्स्ट देयर, बट अदरवाइज या, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप ऑक्यूपाई कर लो, टीचर्स के द्वारा आप ये क्लास स्ट्रगल, कास्ट स्ट्रगल सब शुरुआत कर सकते हो। तो तो इसमें ये जो कुमारों की तो बात उन्होंने ऐसा कही थी, ऐसा भी था क्या, जो हमें, जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है बाहर से, उसमें ऐसा लगा कि क्लास स्ट्रगल तो थी ही और बहुत डीप हो गई थी। तो जो अमीर लोग थे वो उनके साथ मिलकर उनको वो राजा का और ये वो खिताब देकर इन्होंने उनको अपना लिया, और फिर उन्होंने कहा अरे हमारा तो कुछ है नहीं, देयर आर प्लेंटी ऑफ नेम्स वी कैन टेक, तो हमारे तो ये भी है, जो कि एंड दे जस्ट ब्रॉट अप थिंग्स जस्ट टू पूनम गेन। जी, see, और we will फिर understand the situation at that time, ठीक है, it हाँ started with rich, okay, क्या हुआ, वो सारे यूके जाने लगे, जी यूके का एक्सपोजर उनको होना लगा। पहले तो घर पे आते थे उनको इंग्लिश सिखाने वाले, क्योंकि जी राजा वाजा जो लोग होते थे उनको तो इंटरेक्ट करना होता था ब्रिटिशर्स के साथ, है ना, तो घर पे आते थे। फिर लोग वहां यूके गए, उन्होंने देखा कि वहां का जो सिचुएशन है वो प्रोबेबली हमसे ज्यादा अच्छा है, यू नो, दे थॉट कि अरे ये लोग हमसे ज्यादा फॉरवर्ड है, कैसे ज्यादा इक्वल है, उनकी हिस्ट्री अपने जितनी बुरी रही है वो सब एक बात है, ठीक है, तो दे वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, और उनको लगा यार केवल हम तक क्यों रहे, जो बाकी लोग हैं उनको भी ये एक्सपोजर मिलना चाहिए। सो देयर हैव बीन पिटिशंस बाय एक्चुअली वेरी वेल मीनिंग पीपल कि भाई टीच अस इंग्लिश आल्सो, हमारे लोगों के लिए भी आवश्यक है। एंड आज भले हम उनको ही टर्न अराउंड एंड से अरे क्या बकवास है, उन्होंने ऐसे क्यों किया, उसका नुकसान ये हुआ वो हुआ, बट प्रोबेबली उस टाइम पे उनको लगा कि आवश्यक है, बिकॉज आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, आपकी सारी नौकरियां सरकारी नौकरियां, तो सरकारी नौकरियां पाने के लिए अगर इंग्लिश क्राइटेरिया कर देते हैं तो फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा उसका फायदा किसने उठाया, ब्राह्मणों ने, बिकॉज ऑलरेडी दे हैड दैट एज ना, वो लोग पढ़ाई करते थे, और बाकी सारे प्रोफेशन तो फिर भी जारी थे, सबसे बड़ा मार ही ब्राह्मणों की प्रोफेशन को लगा था। सो दे वर द फर्स्ट वंस टू इवन टेक दोस अप, ठीक है, फिर विद अ गुड रीजन, आज भले ही हमको लगे अरे ऐसे कैसे कर दिया, बट तभी का जमाना, तब की सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी। सो while yes there was malicious intention, probably the situation was such that it seemed very attractive at that point in time. क्योंकि उन लोग छोटे कामों के लिए इंग्लैंड से लाए, तो दैट वाज फाइनेंशियली नॉट फिजिबल, और यहाँ के लोग जो समझ में आता है, दे कुड नॉट, जैसे अमेरिका में जाके उन्होंने नेटिव्स को खत्म कर दिया, या ऑस्ट्रेलिया में कर दिया, या कहीं और कर दिया, यहाँ पे कर नहीं पाए क्योंकि बेसिकली लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे, सो दे थॉट दे कुड ट्रेन देम इन इंग्लिश एंड यूज देम। तो ये साम दाम वाला इन्होंने चक्कर चलाया। मैं आपको वही कह रही हूँ पूनम हाँ जी, इट वर्क बोथ वेज, ये तो यस था ही, इट डिड पर इट डिड। हमारे में भी वो हंगर थी कि हमको वो सीखना है, इट वाज नॉट जस्ट वन वे, मैं ये कह रही हूँ, पीपल वेलकम दैट मूव एट दैट टाइम, लॉट ऑफ देम, जो इंटेलेक्चुअल्स जो कहो या जो भी कहो उस टाइम पे, दे वेलकम दिस मूव। नहीं तो कोई बोलेगा हमको भेजना ही नहीं है हमारे बच्चों को, आपको जो करना है कर लो, क्यों हमने वाइडली फ्लॉक टू दो स्कूल्स, व्हाट वाज द नीड, अगर लोगों को इतनी परेशानी होती तो वो ऐसा नहीं है ना कि जबरदस्ती लोगों को उठा के स्कूल में ले गए पढ़ने, ऐसा तो नहीं था, पीपल विलिंगली वेंट टू दो स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्यों गए। तो हर चीज का एक न्यूएंस ये होता है, और ये हमको समझना आवश्यक है, विच मीन्स आज भी जब हम कहते हैं कि संस्कृत को पढ़ाओ और ये सब बढ़ाओ, वो सब कब हो सकता है, व्हेन इट इज टाइड विद इकोनॉमिक्स, अगर आपको उन चीजों का इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, या तो क्या है कि आप इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल एंड देन यूर लाइक नहीं ये भी पढ़ेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही, खाने पीने के वांधे नहीं आएंगे,
If you've reached at that level, then you have the luxury of saying चलो ठीक है, even if it is not for job, it is still interesting. मुझे research में भी पैसे मिल रहा है, I'll still go ahead and do that, right? तो आज भी जब हम कह रहे हैं कि हमारी heritage को संभालो, ये करो, वो करो, we are able to do that today because we've reached a certain stage, at least in terms of economic age. So you cannot separate it out. तो हमारे जो ideas भी आगे जाके Indic knowledge systems के ये सब होंगे, we will have to see how to make it economically viable and attractive. फिर हमको कंपल्सरी लोगों को नहीं घुसाना पड़ेगा, लोग सामने से आएंगे. So that is the dynamic here. If we just dismiss everything कि अरे वो तो उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, अरे हमने क्या किया, हम क्यों गए, हमको थोड़ी ना जेल में बंद करके स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया, ऐसा तो नहीं हुआ था. हाँ जय. So I see. I mean, I'm thinking there are two different thoughts to it. एक तो है कि language. So you're right कि language अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स या फिर कहीं भी जैसे इकोनॉमिक्स के वजह से, तो वो तो हम पहले भी करते हैं. जैसे पर्शियन लोग थे तो हम फारसी सीखते थे, उससे पहले यवनों के टाइम पे उनकी लैंग्वेज सीखी थी. सो दैट वाज प्रोबेबली जैसे आपने बताया कि इट वाज विलिंगली कि हाँ वी कैन स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द रूलर्स एंड व्हाट नॉट. लेकिन दूसरा जो आई थिंक जो अभी करंट चाणक्य का जो हम कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, तो वो पूरा टीचिंग सिस्टम जो बदलना कि अपना इन्फिल्ट्रेट करना जो मिशनरीज को या उनको, वो आई थिंक इज विद अ मैलिशियस इंटेंशन. वो हमारा पुल नहीं था. हाँ. मिशनरीज जो है वो तो आए ही कन्वर्जन के लिए थे, करेक्ट with करेक्ट support from them. ठीक है, I am not denying that at all. राइट. I'm not denying that. और we always talk about that. दूसरे वाले का क्या दोष था, ये तो हम हमेशा बात करते हैं, है ना? पर उससे हम सीखेंगे क्या, उसने दोष किया वो तो ठीक है, we will have to understand our realities also of those times, right? But Also, I mean that was we were very, अच्छा दूसरी बात, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी में पड़े हुए थे, एटलीस्ट इन सर्टेन प्रोविंसेस. ठीक है, तो when they saw the British, they were like, अरे इनमें तो ऐसा कुछ जात पात जितना नहीं है, अपने में ही इतना ज्यादा है, अपने में ऐसे करते हैं. लोगों ने अपने घर पे देखा था, ठीक है, कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं. जमींदार जिसके पास पैसा आ गया वो दूसरे को लूट रहा है. Now all this also in some way was facilitated because of British policies. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के पास आ गया वो मजबूत हो गया, वो मेहनत उसको ये हो गया, वो क्लास प्रिविलेज आ गया, तो वो भी था. That also cannot be denied, right? But that class privilege came with certain education. It came with certain value system which you had to now abide by. So that value system became very attractive. It was not thrust down our throats. We were willingly taking it up. Of course, it started with thrusting down, but after that, we were willingly taking it up. आप देखो, Indian National Congress जब बना, ठीक है, of course, it was started by Britishers as a safety valve. उनको उस समय लगा कि अरे बहुत ज्यादा ये लोग मांग रहे हैं स्वराज्य, ये वो फलाना ठिकाना, तो सेफ्टी वॉल जैसा कर दो. क्योंकि पर वो हुआ क्यों? क्योंकि now after what 50 years of Macaulay, 1835 में Macaulay वाला हुआ था, and this is like 75 85 or something ना National Congress. तो देवर ये 50 वर्षों में जो पढ़े लिखे ब्रिटिश में यूके में पढ़ के लिखे जो अंग्रेज हो गए थे अब भारतीय, देवर लाइक अरे हम क्यों आपके अंडर रहे. दे स्टार्टेड टॉकिंग कि अच्छा आपके यहाँ आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आपके यहाँ इक्वल राइट्स की बात करते हो, हमारे यहाँ क्यों नहीं है. ठीक है, तो because these questions were asked, now somewhere English education had to play a role in it, because आप वैसे देखा जाए ना तो we had very easily accepted very different kings. कि हाँ ब्रिटिश जब मुगल भी आ गए तो ठीक है, अब वो राजा है, अब कोई और है तो वो राजा है, we are living our life. उनके कोर्ट में पर्शियन चलता है तो हमारे सारे लोग पर्शियन पढ़ते हैं. इनफैक्ट कितना सारा कम्युनिकेशन गुरु गोबिंद सिंह का जो औरंगजेब वगैरह के साथ, इट इज ऑल इन पर्शियन. राइट. ठीक है, so it was not as if अच्छा अब ये राजा आ गए, नहीं, but this whole thought कि नहीं we need equality, equal voting rights, फलाना ठिकाना, somewhere वो also came because of the English education and exposure to UK at that point in time. Because उस समय हमारी स्थिति, we had stagnated as a civilization to a large extent. So it was a mix of both. English education का नुकसान हम आज भी भुगत रहे हैं, आज इनफैक्ट ज्यादा भुगत रहे हैं, पर उस समय उसका थोड़ा फायदा भी हुआ था, और वो एंगल भी हमको एक्सेप्ट तो करना रहा, एटलीस्ट एक्नॉलेज करना रहा. आज उसका हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो इतनी धरोहर है
वो ही कहीं नहीं रही थी, वो तो अलग चीज है, वो तो अलग ही चीज है कि वो धरोहर ही नहीं रही थी। एंड ड्यू टू सो मेनी इयर्स ऑफ सब्जुगेशन, इनफैक्ट आपको पता है चाणक्य टेक्स्ट वाज लॉस्ट, ये हमने तभी बात की थी, कब लिखी Right. चाणक्य टेक्स्ट हमें 90s 1900 1909 या कुछ टाइम पे, Yeah. राइट? और सबसे पहला Yeah. ट्रांसलेशन तो उसका इंग्लिश में हुआ, जो मैसूर में जो उन्होंने करा था, तभी फर्स्ट टाइम दिस वाज, तब वो मिला फाइनली उस समय। ऑफ कोर्स उसमें इंग्लिश का कुछ लेना देना नहीं है, बट द फर्स्ट ट्रांसलेशन वाज मेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ दोस पीपल, जो संस्कृत में तब मिला था। और बहुत सारा जो आर्कियोलॉजी वगैरह का काम है वो भी दैट गॉट अ बूस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो बहुत सारी चीजें मिली भी तब है। तो इट हैड एक्सट्रीम नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट इज डेफिनेटली वन थिंग, ठीक है। पर उस समय की सोशल रियलिटीज क्या थी वो भी हमें कंप्लीटली भूलना नहीं चाहिए, just to have a holistic view of things. This does not mean that it is a defense of Macaulay. This is not a defense of saying कि अरे अच्छा हुआ हमारा सारा खत्म हो गया, नहीं, ये मैं नहीं कह रही। I'm just bringing a layer of nuance to it कि ऐसा हो गया और हमने क्यों कुछ नहीं किया। Were we really in the, हमारी क्या सच्ची में ऐसी हालत थी कि हम कुछ कर नहीं सकते थे? पर we willingly accepted some of it, और उसका थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ इन द लॉन्गर टर्म, आज हमें उसका नुकसान भी हो रहा है। But what were the dynamics at play? I think understanding some of this is also important. Anyways, so we were talking about education. आज अगर हम देखें तो even more than Britishers, I think आज तो ये और भी अधिक हो रहा है। ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का किया ना, वो एजुकेशन के द्वारा ही सिर्फ नहीं किया, उन्होंने तो इन जनरल ये रजवाड़ा वो रजवाड़ा ये लोग वो लोग को अंदर से लड़ाया। आज वो सब यूनिवर्सिटीज के थ्रू हो रहा है। हमारे यूनिवर्सिटीज में अंदर बैठ के जैसे ये कह रहे हैं कि आप आचार्य को ही, आपके जो स्पाइस है उनको ही आचार्य रूप में कर दो और उनसे झगड़ा लगाओ। जैसे कुमारों के बीच हीन और क्या शब्द वापरा है इसमें, हीन और विशिष्ट, कि किसी का कम लग्जरीज है किसका ज्यादा, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्लास स्ट्रगल। आगे जाके वो कहते हैं कि इन सर्टेन सिचुएशंस विशिष्टानां च एक पात्रं विवाहं हीनेभ्यो वारयेयुः हीनान् वा विशिष्टैः एक पात्र विवाहे वा योजयेयुः। जैसे भी आपकी लड़ाई हो सके, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि कहीं अगर कोई अभी समाज है तो कोई ज्यादा स्टेटस वाला होगा, कोई कम स्टेटस वाला होगा, कोई ज्यादा पैसा वाला होगा, कम स्टेटस, ये तो रियलिटी है ना समाज की, ये तो होगा ही। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सबके पास एक ही जैसा घर, एक ही जैसा पगार, सब कुछ एक जैसा हो। कम्युनिज्म ने इतना प्रयत्न किया तो भी कहीं नहीं हो पाया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हीन और विशिष्ट ये तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं होते हैं। तो पहले वो कहते हैं कि अगर उनका एक पात्र बेसिकली रोटी बेटी व्यवहार हो रहा है ना, तो उसको आप मत होने दो, तभी आप किसी को कहो अरे ये क्या, वो तो आपके लायक नहीं है, ठीक है। और किसी किसी जगह जहां एक पात्र विवाह के लोग अगेंस्ट है, वहां आप जानबूझ के कराओ कि अरे कुछ हीन क्या ये आपको तो करना चाहिए, और वैसे करके आप बेसिकली लोगों के बीच जो भी कारण मिले आप लड़ाई लगाओ। जहां खुशी खुशी लोग एकत्रित आ रहे हैं वहां क्लास स्ट्रगल डाल के उनको दूर करो, जहां लोग एकत्रित नहीं आना चाहते वहां जबरदस्ती घुसा के उनको एकत्रित करने जाओ। क्यों? क्योंकि दे आर डूइंग इट अनविलिंगली ना, तो हमेशा का झगड़ा घुस गया उस तरीके से। बेसिकली हाउ टू क्रिएट दैट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ही इज टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट दिस, कि संघ जब है, क्योंकि उसमें एवरीबडी इज प्रिटी मच इक्वल इन सो टू से सेंस। राजा इसमें कैसा है ना, ही हैज क्लियरली डिफाइंड एन ऑर्डर, एंड जो उस राज्य में रह रहे हैं दे लिव विद थ्रू दैट ऑर्डर। संघ में ऐसा नहीं है, संघ में जनरली एवरीबडी इज एट द सेम सोशल ऑर्डर, तो उनके बीच आप क्लास स्ट्रगल अधिक कर सकते हो, जिसकी वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ही सेइंग डू दिस, इस तरीके से हीन विशेष ऐसा करके उनके बीच झगड़ा लगाओ। फिर ही से अवहीनान वा तुल्य भाव उपगमे कुलतः पौरुषतः स्थान विपर्यास्तो वा, कि अवहीनान वा तुल्य भाव उपगमे, कि कोई जो हीन है स्टेटस में या कुछ भी, उसको आप चढ़ाओ कि अरे क्या तुल्य भाव, तुम तो इक्वल हो उन सबके, तुम तो इक्वल हो, तुम्हारा अधिकार है, तुमको जाके मिलना चाहिए, या इस प्रकार से। तो ऐसे करके उकसा के, यू नो, हाँ, मतलब दिस इज सो अमेजिंग कि
एग्जैक्टली जो आज दुनिया भर में हो रहा है, जो टैक्टिक्स, इंटरनल इश्यूज, वो स्लो बर्नर पे आप देश को रखो, लोगों के बीच फिशर्स डाल के, किसी कोई भी चीज मिले, कोई भी डिवाइड एंड रूल जिस भी हिसाब से हो सके वैसे आप करो, वही करने की बात चाणक्य कह रहे हैं संघ में, जो आपकी बात नहीं मान रहे उनके लिए। सो हाउ स्मार्ट। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि सपोज वो संघ में आपने झगड़ा लगा दिया, ठीक है, सो सर्वेषु कलह स्थानेषु हीन पक्षम राजा कोश दंडाभ्याम उपग्रह्य प्रतिपक्ष वधे योजये, कि सपोज उसमें दो फाटे हो गए संघ में, ठीक है, हो सकता है ना, एक फाटा दूसरे फाटे से एकदम एंटी हो गया, तो ये कह रहे हैं कि जब ऐसा हो गया है तब वो एक फाटे को आप राजा जो है वो सपोर्ट करे, जो जिगीविषु राजा है वो उसको सपोर्ट करे, जीवी वो राजा उसको सपोर्ट करे, और आगे वो कहते हैं कि आप चाहे तो युद्ध के लिए तो उनको सपोर्ट करें, और कहीं तो उनको जगह भी दे दे जहां वो रहे, ठीक है, वहां एकत्रित होके आप सब रहे। अच्छा, अब जब वो आपने उनको स्थान दिया रहने को, तभी यू शुड बैन कैरिंग ऑफ वेपन्स। व्हाई? बिकॉज है तो वो उसी साइड वाले ना, आपसे तो अलग है, तो हो सकता है कि कभी आपके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने का वापस ही करे, तो या तो आप उनको एकत्रित आने की जगह दे रहे हो तो वेपन्स कैरी मत करने दो, अशस्त्रीकरण उनका कर दो, या फिर उनको आप अलग अलग गांव में स्थान दो कि अच्छा 10 परिवार इस जगह, 10 परिवार उस जगह आपके राज्य में, तो इस तरीके से उनको सेटल कर दो, एंड यू कीप यूजिंग देम टू वर्क अगेंस्ट जो उनका मेन फाटा है, जो मेन उनका संघ है उसके अगेंस्ट। सो दिस इज अनदर टेक्निक ही सेज। हाँ, देन ही सेज कि कहीं सपोज, क्योंकि वो चीफ्स हैं सारे, ठीक है, एवरीबडी हैज सम सॉर्ट ऑफ अ क्लेम, तो उसमें कोई ऐसा प्रिंस है या ऐसा कुमार है, किसी मुख्य का बेटा है, who's fallen out of favor, ठीक है, कि भाई वो है तो मुखिया का बेटा, पर उसको इग्नोर किया गया इन फेवर ऑफ सम अदर केपेबल कैंडिडेट या कुछ, तो ऐसे लोगों को आप पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ के आप युद्ध कराओ। पॉलिटिक्स में तो ये होता ही है ना, एक को लगेगा अरे ये तो मेरे पापा की पार्टी है, उसको कैसे मिल गया, और दूसरे को लगेगा मैंने तो इस पार्टी को बनाने के लिए, भले ही मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ, मैंने सारा काम किया, और अब जब ट्रांसफर ऑफ पावर की बात आई है तो उसको फेवर करते हैं, तो जैसे हमने अभी देखा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जो हुआ है, एग्जैक्टली दैट, है ना, तो जो डिसफेवर्ड है प्रॉप देम अप एंड मेक देम फाइट अगेंस्ट दैट, नथिंग डिफरेंट, एग्जैक्टली दैट, आज भी वही हो रहा है जो उन्होंने कहा है, आज भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी हर चीज में वैसे ही होती है। फिर ये तो लोगों के बीच झगड़ा लगाने जैसा वगैरह, फिर उनके मुखियाओं के बीच झगड़ा लगाओ। मुखियाओं के बीच कैसे झगड़ा लगाओ? बेसिकली आप ऐसा प्रूफ करवा दो कि एक है ना वो सेल आउट है, बेसिकली उसके घर के बाहर है, ऐसे पैसे रखवा दो। हम जो पता है कई बार वो सेटअप होता है कि आप यू पोज एज समथिंग एंड कैच, बेसिकली कि नॉट अ स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन तो वो कर रहे हैं, यू गॉट देम, बट दिस इज लाइक उसके घर पे आप पैसा ये करवा दो, ठीक है, कहीं ना कहीं कैसे तो स्पाइस के द्वारा बिठा दो, फिर गेट दैट साइड और किसी को टिप दे दो कि इसके घर पैसा है, और पैसा मिले तब अफवाह फैलाओ कि अरे ये देखो, ये तो जो आपका दुश्मन राजा है उसने इसको पैसे भेजे, ही इज अ सेल आउट। नाउ वंस यू वो थप्पा लग गया सेल आउट का, फिर तो क्या, ऐसे करके आप जो मुख्य लोग हैं उनको खत्म करने का प्रयत्न करो या उनके पे झगड़ा लगाओ। सो दिस इज अनदर स्ट्रेटजी। basically keeps going on and on. वेश्या, we've seen this, बंधकियों से, prostitute से, ये तो हमने शुरुआत में भी देखा था। One of the best way, honey trapping, जो आज भी हो रहा है, आज के दिन तक, हाँ, and it is actually trickled down to the commoners, not just the top people. No, इसमें वो सबकी बात कर रहे हैं honey trapping में, कि कैसे Talking आप, about today. हाँ, मैं कह रही हूँ तभी भी, आज तो है ही, तभी भी ट्रिकल डाउन, मतलब ऐसा थोड़ी कि तब से केवल उनके लिए था। हनी ट्रैपिंग वाज यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कॉमन पीपल आल्सो ना, कहीं पे कोई काम कर रहा है उस तरीके से, राजा के महल में काम कर रहा है, कैसे माहिती दिखा दो, ये तभी भी होता था। तो आप प्रोस्टिट्यूट्स को कैसे यूज करो, कैसे एक प्रोस्टिट्यूट के प्रेम में एक किसी को जो ऑफिसर है उसको डलवा दो, और
उसको कहो कि अरे तुम मुझे चाहते हो बट कोई और भी मुझे चाहता है, तो उसको तुम पहले खत्म करो, या प्रोस्टिट्यूट के द्वारा उसका खात्मा करा दो विष विष पिला के। तो बेसिकली यूज दैट कामुकता, बेसिकली हनी ट्रैपिंग करा के आपको जो करना है अपना गेट योर वे, तो दैट इज द अदर वे। फिर लाइक यही ऐसे यूजिंग दैट काम, उसकी उन्होंने और एग्जांपल्स दिए हैं। ये हाँ, फिर एक इंटरेस्टिंग ये बताता है कि सपोज एक कोई मुखिया है, उसका विवाह या उसके किसी बच्चे का विवाह कोई एक स्त्री से पक्का हो गया है, ठीक है, कमिटमेंट हैज बीन मेड। अब कोई उसका कंपेटिटर है, उसके पास आप एस्ट्रोलॉजर्स को भेज दो, ठीक है, और वो एस्ट्रोलॉजर्स उनको जाके कहेंगे कि अरे आपकी शादी तो उस लड़की से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की आएगी आपके घर में तो राज लक्ष्मी बन के आएगी, इतना अच्छा होगा बड़ा, ठीक है, और ऐसे करके उस लड़की पे उनका झगड़ा लगा दो। सो दिस इज नॉट काम यूज करके, बट ग्रीड ऑफ मनी या प्रॉस्पेरिटी, ऐसे करके भी आप झगड़ा लगा सकते हो। और इसमें फिर ईगो की बात तो आई जाती है ना, जब मुखिया के बीच हो, तो यूज ऑल ऑफ दैट, बेसिकली एक्सप्लॉइट द इम्पल्सेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो हम षडरूपों की बात करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, काम को, मोह को, लोभ को आप कैसे यूज करते हो लोगों के बीच झगड़ा लगाने के लिए। और एक बार आप उस पोजीशन से सोचने लगे, आप काम युक्त को क्रोध युक्त लोभ युक्त मोह युक्त हो गए हैं, तो फिर आपके डिसीजंस वैसे ही गलत हो गए, आप कॉमन सेंसिकली सोचना ही छोड़ देंगे ना, जो हमने देखा ऐसे ही होता है। तो और भी सही हो जाता है लोगों के बीच झगड़ा लगा, बेसिकली सही उस सबका उपयोग करो इनके बीच झगड़ा लगाने के लिए। तो ऐसे करके राजा को करते रहना चाहिए संघ के बीच लड़ाई। पर इस चैप्टर को क्लोज करने में एक छोटी एडवाइस जो है वो चाणक्य, बिकॉज लिखा तो उन्होंने सारा विजिगीषु राजा के हिसाब से, जो उनका प्रोटैगनिस्ट है, पर इसमें एंड में ही से संघ मुख्यश्च संघेषु न्याय वृत्ति हितः प्रियः दान्तो युक्त जनः तिष्ठेत् सर्वचिता अनुवर्तकः। वो कह रहे हैं कि जो संघ वाला है उसने कैसा करना चाहिए, उससे अनबायस्ड होके सबके हित में संघ के जो भी कार्यभार है वो करते रहने चाहिए, और संघ को वैसे करके एकत्रित रखना चाहिए, और ये सारी चीजें से संघ ना टूटे इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ही हैज टू एंश्योर कि लोग ये प्रयत्न करते रहेंगे तुम्हारे संघ को तोड़ने का। संघ को हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छा ऐसा होता है, और अपने एंड पे स्टेप्स लेने। अब अपने एंड पे स्टेप्स कब होगा, सबसे पहला जब तो व्हेन दे नो कि जो गवर्निंग बॉडी है और जो उनका हेड है वो फेयर है ना, और दे आर अलाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स, सही से अनबायस्ड होकर काम कर रहा है वगैरह, ऑल ऑफ दैट। सो वो कॉशनरी नोट जो है वो संघ के मुखिया के लिए भी देते हैं। अच्छा, ये अधिकरण में 11वें अधिकरण में ये एक ही चैप्टर है जो संघ वाला है। अगला अधिकरण है 12 अधिकरण में अब वापस वही है, दिस इज स्टिल विद द एक्सटर्नल एनिमीज। इस 12वें अधिकरण में स्पेसिफिकली अब बात हो रही है एक जो शक्तिहीन राजा है, शक्तिहीन राजा जो है वो एक शक्तिशाली राजा के साथ कैसा बर्ताव करे, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद दैट, बहुत कुछ सेम है वो मैं नहीं करूंगी, बट वो अगर आप शक्तिहीन हो तो आप कैसे आपसे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा उनके साथ बिहेव करो। तो सबसे पहले भारद्वाज ऋषि द्वारा एक बात कही गई है जो चाणक्य कहते हैं। वो कहते हैं, तो भारद्वाज ऋषि का ये वाक्य है, बलियास अभियुक्तो दुर्बलः सर्वत्र अनुप्रणतो वेतस धर्म तिष्ठे इंद्रस्य ही प्रणमति यो बलियासो नमति इति भारद्वाज। वो कहते हैं कि जो भी वीक राजा है उसका जो बलियास है, जो शक्तिशाली राजा है, उसको उसके सामने नमन ही करना चाहिए। नमन करना चाहिए मतलब नमन करके उसकी बात माननी चाहिए, उसके क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी में रहना चाहिए, उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करके रहना चाहिए। ये वो कह रहे हैं, क्योंकि
जो शक्तिशाली है उसके आगे प्रणाम करना तो इंद्र के आगे प्रणाम करने जैसा है, आप छोटे नहीं हो जाते। दिस इज द इंटेंशन ऑफ भारद्वाज ऋषि। विशालाक्ष ऋषि कहते हैं नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, विजय पाना, किसी से सेकेंडरी होके रहना नहीं, किसी के वश में होके रहना नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं सर्व संदोहेन बलाना युद्धे पराक्रमो ही व्यसन अपहंति, स्वधर्म एष क्षत्रियस्य युद्धे जयः पराजयो वेत्ति विशालाक्ष। तो वो कहते हैं युद्ध में तो जय पराजय होती रहती है, पर क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है कि वो अपना सब कुछ दांव पे लगा के युद्ध करे। जैसे गुजराती में एक ये है कि या होम कर पड़ फतेह जय आगे, ये सब कुछ होम कर दे, सब कुछ आप होम कर दो, जो यज्ञ की ज्वाला, जो युद्ध की ज्वाला है उसमें, एंड आप आगे बढ़ते रहो। ये क्षत्रिय का धर्म है। इसीलिए अगर आप शक्तिहीन भी हो और आपसे कोई शक्तिशाली शत्रु आपका है तो भी नमन करके मत रहो, जय पराजय तो होती रहती है, पराक्रम से ही कोई भी जो चैलेंज है उसको फेस किया जाता है। कोई भी पराक्रम करोगे तो ही आप किसी जो कोई भी व्यसन है, कोई कैलामिटी है, उससे बाहर निकल पाओगे। डर के प्रणाम करके बैठने से कुछ नहीं होगा। ये विशालाक्ष है। नेति कौटिल्य कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। Then he said, as usual, he has a very balanced view of everything. इसमें भी वो कहते हैं सर्वत्र अनुप्राणतः कुलैडेक इव निराशो जीविते वसति, कि हमेशा ही किसी को प्रणाम करके रहना हो ना, किसी के वश में रहना हो, वो कैसी सिचुएशन है, निराशाजनक सिचुएशन है वो, कि आप हमेशा किसी के हम आओ भगत अरे प्रणाम 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 करके किसी के सर्वाइव होके रह रहे हो। ये तो बहुत ही दुखी परिस्थिति है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु साथ साथ क्या कह रहे हैं सॉरी, युद्धमानः च अल्प सैन्यः समुद्रम इव अपलवो अवगाहमान सीदति, तद विशिष्टम तु राजानाम आश्रितो दुर्गम विषह्यम व चेष्टे। वो कह रहे हैं कि और आपके पास अगर रिसोर्स नहीं है, बहुत अल्प सेना है और आप युद्ध करने निकल गए हो, तो वो तो यही है कि आप समुद्र में डूबने गए हो, जो आपकी नौका लेके समुद्र में डूबने जा रहे हो, ऐसी परिस्थिति आई है ना, तो वो भी सही नहीं है। तो फिर आप क्या करो, वो कहते हैं कि आप या तो दुर्ग का आश्रय लो, इफ यू नो यू बेसिकली आप ये देखो कि आपको आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कहाँ पर है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ रिसोर्सेज उसमें तो नहीं है, तो क्या कोई ज्योग्राफिकल एडवांटेज आपको मिल सकता है क्या, जैसे फोर्ट, वो एडवांटेज अगर मिले तो आप उसका उपयोग करो। या फिर ऐसा कोई मित्र हो, ऐसा कोई राजा हो जो शक्तिशाली हो, पर उसका आप ऐसे दब के आप रहो, ऐसा नहीं है, पर एटलीस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम रादर देन इस राजा को प्रणाम करके आप रहो जो आप पे जोर जबरदस्ती कर रहा है, आप किसी की सहायता मांगो, किसी का आश्रय मांगो, जो संश्रय एनीवेज, जो हम षाड्गुण्य कह रहे हैं, जो 6 स्ट्रेटजीज है उसमें आश्रय एनीवेज एक स्ट्रेटजी है। तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट फॉर दैट टाइम भी सीख है, रादर देन अपनी छोटी सी सेना के साथ कूद पड़ो, ये भी सही नहीं है, हमेशा गिवन करते रहो, प्रणाम करके रहो, ये भी सही नहीं है। बाय योर टाइम, फाइंड योर एडवांटेज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वो फॉर अशक्तिशाली राजा। फिर वो क्या कहते हैं, अब वो एनालिसिस कर रहे हैं कि जो शक्तिशाली राजा अटैक कर रहे हैं हम पर, वो किस किस प्रकार के, क्योंकि जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इसके साथ डील कैसे करो, है ना। तो पहले तो उन्होंने बहुत जेनरिक ये दे दिया कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा गिवन कर देना है, प्रणाम करके रहना है, यू कैन सीक योर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एंड बाय टाइम। अब वो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस में क्या कहते हैं, त्रयो अभियोक्तारो धर्म लोभ असुर विजयी इति। वो कह रहे 3 प्रकार के होते हैं, एक जो है वो धर्म युक्त है, धर्म विजयी, ठीक है, दूसरा है वो लोभ विजयी, और तीसरा है असुर विजयी। तेषा अभ्यवप्त्या धर्म विजयी तुष्यति, कि आप अगर धर्म विजयी, जो युद्ध भी करता है तो धर्म संगत करता है, इज अ वेरी नाइस किंग, ठीक है, वो केवल चाहता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह होते हैं, राजसूय यज्ञ होते हैं,
तो वो कोई बुरे इंटेंशन से नहीं करते, एज लॉन्ग एज यू एक्सेप्ट कि हाँ भाई ठीक है, हम आपको इतना इतना टैक्स दे दिया करेंगे, कोई बात नहीं, तो उसको आप केवल सरेंडर कर दो, बोलो कि ठीक है वी एक्सेप्ट योर डोमिनेंस, पैसा हम आपको दे देंगे, देन दैट्स इनफ। ऐसे जो है वो आपके उतने सरेंडर मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं और आपको परेशान करने का प्रयत्न नहीं करते, तो उनको आप उस तरीके से डील करो। तम अभ्यवपद्य अपद्य परेशान भरत, कि उसको आप सरेंडर कर दो, ऐसा जो राजा है जो धर्मनिष्ठ है, उससे क्या होगा, जो बाकी कोई आप पर आक्रमण करना चाह रहा है तो उसके भय से कि भाई इसके साथ अब आपकी अलायंस हो गई है, वो भी दूर रहेंगे। भूमि द्रव्य हरेण लोभ विजयी तुष्यति, जो लोभी है वो तो आपकी भूमि के लिए, आपके लैंड के लिए, आपके ट्रेजरी के लिए, किसी कारण से बेसिकली मटीरियल प्रॉफिट के लिए आप पर आक्रमण करे। तम अर्थेन अभ्यपद्ये, कि उसके सामने आप बोलोगे ठीक है चल लेट मी गिव यू, ये ट्रेजरी है मेरी, आप ले लो, मे बी ये जमीन का टुकड़ा है, ये आप, एंड दे आर हैप्पी, उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया। जो लास्ट है, जो असुर विजयी है, वो कह रहे हैं वो असुर विजयी कैसा है, उनको सब कुछ चाहिए, प्राण, भूमि, द्रव्य, पुत्र, दार, सब कुछ, वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपकी पत्नी को, बच्चे को, लेडी जो आपके सिटीजन्स है, स्त्रियां है, ये है वो है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको नष्ट करके रखना है, उनका यही इंटेंशन है। वी ऑल नो ऐसा कौन था जनरली अपने टाइम पे भारत पे, बिफोर अ सर्टेन ट्राइब स्टार्टेड अटैकिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जनरली धर्मनिष्ठ या ये लोभी विजयी होते थे। इस प्रकार का कोई नहीं होता था कि आपकी पत्नियों को और इसको और उसको सबको उठा के लेके जाए, ठीक है, पर ये असुर विजयी है, तो अब ऐसे है और वो बहुत शक्तिशाली है, तो उसके साथ आप क्या करो, तो वो कह रहे हैं कि उसको आप पैसा और भूमि तो दे दो, जो आपको लग रहा है कि अच्छा इतने दे दो, और सटक लो, ट्राई टू गो एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि वो केवल पैसे से थमेगा नहीं, उसको और भी नष्ट करना होगा, तो पहले उसको शांत करने के लिए गिव योर प्रॉपर्टी, जो भी कुछ होगा, और वहां से जितना उससे आप सटक सको, जितना उसको दूर रख सको आप दूर, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं कि इनके साथ संधि कैसे करो, जब आपको मालूम है कि वो आप पर चढ़ाई करने वाले, ये 3 प्रकार है ना, तो क्या करो, या तो मंत्र युद्ध करो, या तो कूट युद्ध करो, जिससे आप उनका प्रतिकार करो। मंत्र युद्ध इज डेलिबरेशन, उनके साथ संधि करो, बातचीत करो वगैरह वगैरह। कूट युद्ध इज डिप्लोमेटिक वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में आप भेद वेद सब करोगे, उनको भी यू यूज गुरिल्ला टैक्टिक्स टू ट्रबल देम, सो दैट इज द कूट पार्ट ऑफ इट। मंत्र पार्ट ऑफ इट इज आप उनके साथ डिस्कशन करो, बात करो, संधि करो, साम दाम से उनके साथ आप बात करने का प्रयत्न करो। फिर हाँ, फिर वो कहते हैं कि सपोज फिर भी वो मान नहीं रहे, फिर भी चढ़ाई कर रहे, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, भेद, जो भी ऐसा कर रहा है कि नहीं मान रहे, उसके उनके अंदर भेद करवाने का प्रयत्न करो, उनके रास्ते में कुछ करवा दो कि उनकी बहुत सारी सेना मर जाए, या ये उनके उनमें रेबेलियन करा दो वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ करो। ऐसा कराने के बाद फिर आपके दूत को भेजो, ठीक है, देन ऐसा कराने के बाद आपको लगता है नहीं आवश्यकता है, तो उसके बिना भी दूत को भेजो और बोलो कि भाई आप संधि कर लो। अब जब संधि नहीं कर रहे वो, अगर सपोज पहले है कि वो संधि करने को तैयार हो, ठीक है, संधि वो कैसे करेगा, वो तो आपसे शक्तिशाली है, तो यू हैव टू गिव हिम समथिंग, स्पेशली अगर वो लोग विजयी और ऐसा है, तो वो कहते हैं कि जो आप उनको दो ना, सपोज आप कह रहे हो कि मैं आपको मेरे अश्व और घोड़े दूंगा, तो वो अश्व और घोड़े कैसे दो, या तो कुछ काम के नहीं हो ऐसे दो, या फिर आप जब उनको दे रहे हो ना तब उनको आप विष खिला दो, जिसके कारण कुछ टाइम में उनके यहाँ जाकर वो मर जाए, तो उनको कोई काम में ना आए, ठीक है, या फिर उनको वस्तु ऐसी दे दो, अगर सपोज वो उसे अर्थ चाहिए तो उसे वस्तु ऐसी दे दो जो बहुत ही कीमती हो, बहुत ज्यादा कीमती हो, कि वो आगे उसे बेच ही ना सके, या फिर ऐसी दे दो जिसका कोई वैल्यू उसको मिलने वाला नहीं, ठीक है, कुछ खराब वस्तु ऐसे कुछ दे दो, या उसे अगर भूमि चाहिए तो भूमि भी ऐसी दे दो जिसमें या तो फर्टिलिटी अच्छी नहीं है,
या सेना से घिरी हुई, मतलब शत्रुओं का अटैक होने का उस पर पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ है, ऐसी जमीन उसे दे दो, या ऐसी दो विच यू नो कि जब मेरे पास शक्ति आ जाएगी तो उसे मैं इजीली वापस ले सकूं। ठीक है, तो बेसिकली यूज योर दिमाग। संधि करने में भी, संधि भी इस प्रकार करो कि आपके एडवांटेज में हो। ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि संधि करो। और अगर संधि नहीं होती है तो संधि वही कोश संधि जिसमें आप वस्तु अर्थ रिलेटेड है, वो भूमि संधि। सेना रिलेटेड है तो अगर आप सेना रिलेटेड है तो आपके ऐसे लोग दे दो जो एनीवेज आपको पता है कदाचित आपके अगेंस्ट काम करने वाले थे, या ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नहीं है, दे आर नॉट सो गुड इन द वर्ल्ड, तो आप ऐसे किसी को दे दो। अच्छा, अगर सेना की है तो आप साथ साथ में अपने साइड वाले लोगों को भी उसमें घुसा सकते हो, who will work for you, तो ऐसा भी आप उसमें कर सकते हो। सो ऑल दिस इज से ठीक है, बेसिकली इज सेइंग कि सबसे पहली बात ही रक्षेत स्वदेहम न धनम काहि अनित्य धने दया। तो वो एंड में ये कह रहे हैं कि किसी भी राजा, किसी भी मनुष्य के लिए सबसे पहले अपने देह की रक्षा करना आवश्यक है। वो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आपको सब कुछ दे देना है, पैसा वैसा आपका कोई चोरी करके ले जा रहा है तो जाने दो, सेव योर सेल्फ, क्योंकि पैसा तो अनित्य है, आएगा जाएगा, अगर आप जियोगे तो वापस आने का ऑप्शन तो रहेगा, एटलीस्ट देयर विल बी एन अवसर कि आपको वापस मिले। तो सबसे पहले जो है वो अपनी देह की रक्षा करो। सो देन ही एंड्स दैट। इसके बाद we start the next chapter. I'll take it for another 5 minutes. But basically इसमें ना वो continuation of the पिछला ही है कि जो संधि हो रही है, तो उसमें कहते हैं कि अगर वो संधि करने में मना करता है, सचेत संधौ नव अतिष्ठे ब्रूयाद एनम, उसको कहो, क्या कहो उसको बेसिकली अब वो इमोशनली ये कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेलिंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इमे षड वर्ग वशगा राजनो विनष्ठा तेषाम अनात्मवता ना अर्हसी मार्गम अनुगंतुम। वो कह रहे हैं कि आप जो मान नहीं रहे हो संधि करने का, आपके षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह के कारण आप संधि नहीं कर रहे हो, आप चढ़ाई करना चाह रहे हो, ध्यान रखो कितने सारे राजा ये इसके काम क्रोध लोभ मोह के कारण नष्ट हो गए, आप उस मार्ग पर जाने का प्रयत्न मत करो। ठीक है, फिर आप उसे कहते हो कि धर्म अर्थम च आवैक्ष, आप देखो तो सही चीज क्या है, आपका कितना नुकसान होने वाला है वो आप देख तो लो, क्यों बिना वजह ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका नुकसान है। ठीक है, तो बेसिकली ट्राई टू अपील टू हिम इमोशनली लॉजिकली, जो भी जिससे उसे लगे कि भाई ये नहीं करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि उसे ये भी कहो कि आपको जो एडवाइस दे रहा है ना मित्र मुखा ही अमित्र, कि आपको जो एडवाइस दे रहे हैं ना कि आप इस पे चढ़ाई करो, ये आपके फायदे की बात नहीं कर रहे, वो आपके नुकसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप और अच्छा, तो एक तो आपने इमोशनली कहा, अब साथ साथ में थोड़ा थ्रेट भी देना चाहिए, बिकॉज कि उसे ये भी तो बताना चाहिए ना कि आप कह रहे हो कि युद्ध मत करो, केवल इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, पर इसलिए भी क्योंकि आप भी इतने स्ट्रांग हो, या आप भी उनका सामना कर सकते हो, इसे बिना वजह युद्ध होगा तो दोनों का नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी भी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। तो उनको ये भी आपको कहना होगा कि ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं एकदम दुर्बल हूं और मैं कुछ सुरक्षा नहीं कर सकता, तो ये गलत है, मेरे मित्र मेरे सपोर्ट में आ जाएंगे, मेरे मित्र मेरे सपोर्ट में आ जाएंगे, आपका ये कार्य देखकर जो न्यूट्रल राजा है उनको भी रहेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो धर्मनिष्ठ नहीं है, इसलिए वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम सब एकत्रित होकर आपसे युद्ध करेंगे, ये आप ध्यान रखो। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा थ्रेटन भी करो जिससे वो चढ़ाई करने से पीछे हट जाए। But if that doesn't happen, then what do you do? तथापि प्रतिष्ठामानस्य प्रकृति कोपम अस्य कार्ये यथा संघवृत्ते व्याख्यातम योगवमाने। वो कह रहे हैं कि अगर फिर भी वो अड़ा है कि नहीं मैं तो युद्ध करूंगा ही करूंगा, तो क्या करोगे? प्रकृति कोप, उसका जो राज्य है उसके अंदर उसकी जो जनता है उसको ही इसके विद्रोह में ला दो। उसको इसके विद्रोह में कैसे लाओगे? वो कह रहे हैं जो हमने संघ के बारे में बताया ना आपको, कैसे डिस्कॉर्ड फैलाना है,
कैसे एक दूसरे से लड़ाना है, कैसे अंदर के मुख्य लोगों को मार देना है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप वहां विद्रोह करो। अच्छा, अब द पॉइंट टू नोट हियर इज दिस, अचानक से ये नहीं हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब पहले से राजा ने अपना स्पाई नेटवर्क वगैरह इस तरीके से फैलाया हुआ हो, और ये कार्य तो शक्तिहीन राजा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डिप्लोमेटिक ये है कि आपके स्पाइस यहाँ वहां घुस गए वगैरह वगैरह, तो इसकी सेटिंग अचानक नहीं हो सकती, यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, युद्ध का समय हो या युद्ध का ना समय हो, दिस इज लाइक यू पुट इट इन एक्शन। आप वहां जाके क्या करो कि भाई जो किसी के खेत है उसमें आग लगवा दो और किसी और पे वो डाल दो, किसी का जो घर है उसका जाके जला दो, है ना। बेसिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम अंदर क्रिएट करो राजा के अंदर कि उसका अटेंशन उधर चला जाए एंड ही इज फोर्स्ड टू पुल बैक। तो ऐसे करके वहां पे प्रकृति कोप करा, जैसे उन्होंने इसके पहले चैप्टर में बताया था। तो और क्या, सेम थिंग, सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग हियर, अलग अलग प्रकार से कि हाँ, और अगर बहुत ही हो रहा है तो राजा का जो अंतःपुर महल वहल है ये सब है उसको भी आग लगा दो और पुट इट ऑन समबडी एल्स। बेसिकली डरा दो आप प्रजा को, अब प्रजा को इतनी डरा दो कि वो ही उसका ही मंतव्य राजा के युद्ध के विरुद्ध हो जाए और काम जो राजा का फोकस है वो अंदर चला जाए। सो वी स्टॉप हियर, अगली बार 12वां अधिकरण कंटिन्यू करेंगे। अगला सेशन हमारा संडे को होगा और संडे को शायद दोपहर के टाइम होगा, तो आई टेल यू एग्जैक्टली द टाइम कितने बजे, बिकॉज सैटरडे आई एम बिजी, पर वील डू ऑन संडे कितने बजे है वो मैं केवल आपको बता दूंगी। सॉरी जय तारे का क्यों तू गो अहेड। Yeah. I just wanted to add कि जैसे ये प्रकृति वाला जो बताया ना, तो उसके अंदर आई हैव आल्सो हर्ड कि वो लोग ऐसे थोड़ा छोटा मोटा कोई रोग भी फैला देंगे किसी इन्फेक्टेड करेक्ट पर्सन को डाल के, फिर बोलेंगे प्रकृति ने ये मतलब करेक्ट, कोपायमान हो गया एक वाला। यस, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे तो करके अंदर उनका नुकसान करा दो एंड यूज एवरीथिंग राइट दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल फॉर इट। राइट। ओके, एनी लास्ट कमेंट और वी कैन क्लोज।